नारायण 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 नारायण। दोस्तों, द फैमिली मैन के सीज़न 2 के ट्रेलर को 2 दिन पहले रिलीज़ किया गया था। हालांकि तब मैंने इस पर कोई वीडियो बनाया नहीं था, बनाने की इच्छा भी नहीं थी। मैं सोच रहा था कि पहले पूरे सीज़न 2 को रिलीज़ होने देते हैं, उसके बाद ही मैं इस पर अपना मत व्यक्त करूँगा। पर ट्रेलर के रिलीज़ होने के तुरंत बाद में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला था, फैमिली मैन 2 अगेंस्ट तमिल्स। फैमिली मैन 2 में तमिल्स को टेररिस्ट दिखाया गया है, ये तमिल्स के अगेंस्ट है। इस प्रकार के कई सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट ट्वीट्स वगैरह आपने देखे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो समंथा अक्किनेनी का राजी नाम का कैरेक्टर है, उसे भारत के विरुद्ध कोई बहुत बड़ी साजिश रचते हुए दिखाया है। और ट्रेलर में हमें एक डायलॉग भी सुनने को मिलता है, जहाँ पर यह कहा गया है कि हमारी सुरक्षा एजेंसीज को एक इंटेल मिला है, एक गुप्त जानकारी मिली है कि आईएसआई और रेबेल्स, जिनको हम नक्सली भी कह सकते हैं, ये साथ में मिलकर भारत के विरुद्ध कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। तो इसी कारण से सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड हमें देखने को मिला, क्योंकि जो राजी का कैरेक्टर उसे तमिल बोलते हुए दिखाया है। तो ये कहा गया है कि भाई इसमें तमिल्स को, ये द फैमिली मैन 2 तमिल्स के अगेंस्ट है। हालांकि जब मैंने पहली बार इस ट्रेलर को देखा था तो मुझे बस इतना ही लगा कि भाई आतंकवादी, आईएसआई और लाल आतंकी यानी कम्युनिस्ट, वामपंथी या नक्सलवादी, जो भी कहिए आप, ये सब मिलकर भारत के विरुद्ध कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं, जो कि सच्चाई भी है। ये हम आज देख रहे हैं, ये फैक्ट्स है, कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। ये दोनों ही ताकतें भारत को अंदर से अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। पर मैंने थोड़ा सा और कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह इसके बारे में मैंने सर्च किया, इस ट्रेलर के बारे में, तो पता चला कि इसमें जो ये राजी का कैरेक्टर है समंथा अक्किनेनी का, उसे श्रीलंकन तमिल दिखाया है, यानी LTTE, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ द तमिल एलम। इस अलगाववादी संगठन से जुड़ा हुआ उसे एक श्रीलंकन तमिल हिंदू इस ट्रेलर में दिखाया है, ऐसा मुझे पता चला। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये लिट्टे क्या है, इनकी मांग क्या थी, ये जो पूरा सिविल वॉर श्रीलंका में हुआ था, इसका आउटकम क्या निकला, इस ट्रेलर में जो हमें बातें दिखाई दे रही है उसके अनुसार क्या दिखाया जा सकता है इस ट्रेलर में, इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब देखिए, द फैमिली मैन के सीज़न 1 की अगर हम बात करें तो उसमें मेरे अनुसार स्पष्ट रूप से बहुत ही निर्लज्जता के साथ में आतंकवाद को जस्टिफाई किया गया था। कैसे किया गया था वो जानने के लिए आप हमारा सीज़न 1 का रिव्यू ज़रूर देखिए। तो मेरे अनुसार सीज़न 2 में भी इसी थीम को वे कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पर जो समंथा अक्किनेनी का कैरेक्टर है, उसको उस कैरेक्टर के प्रति एक सिंपैथी पैदा करने का प्रयास हमारे मन में इसमें किया जाएगा, ऐसा कम से कम लगता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, किसी भी बड़े स्टार को, किसी बड़े एक्टर को निगेटिव कैरेक्टर में तभी लिया जाता है, ज़्यादातर तभी लिया जाता है जब उस कैरेक्टर के प्रति कोई सिंपैथी पैदा करनी होती है उस फिल्म के मेकर्स को। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये तमिल्स के अगेंस्ट होगी, उल्टा उस कैरेक्टर के प्रति वे हमारे मन में सिंपैथी पैदा करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि दिखाया जाए कि कुछ नक्सली वगैरह उसका गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं, या क्या, ये पूरा हमें सीज़न 2 जब रिलीज़ होगा उसके बाद में ही पता चलेगा। अब LTTE की अगर हम बात करें तो देखिए, वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन, उन्होंने ही LTTE इस ऑर्गेनाइजेशन के उन्होंने शुरू किया, इस अलगाववादी मूवमेंट को वहाँ पर श्रीलंका में शुरू किया। शुरुआत में इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य श्रीलंका के जो तमिल हिंदू थे उनको अधिकार दिलाना था। वहाँ पर उनके साथ में अन्याय हो रहा था, उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। श्रीलंका की जो सिनालीज, वहाँ की जो बुद्धिस्ट गवर्नमेंट है, उनके साथ वो श्रीलंका के तमिल हिंदुओं के साथ में अन्याय कर रही थी। इस कारण से उनको हक दिलाने के लिए इस मूवमेंट की, वहाँ पर अलगाववादी मूवमेंट की वहाँ पर शुरुआत हुई थी। पर बाद में ऐसा माना जाता है कि ये जो LTTE मूवमेंट थी, इसको मिसलीड किया गया, एक गलत रास्ता इसको दिया गया, और इस मूवमेंट से हिंदुओं को, वहाँ के श्रीलंका के जो तमिल हिंदू है उनको फ़ायदा होने के बजाय और ज़्यादा नुकसान ही हुआ। हज़ारों तमिल हिंदुओं की वहाँ पर हत्या हुई, और इस जो ये अलगाववादी मूवमेंट थी, इसका आउटकम ये निकला कि आज जो श्रीलंका के तमिल हिंदू है वे और ज़्यादा गरीब हो गए हैं, उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। ऐसा माना जाता है कि पहले श्रीलंका के जो तमिल हिंदू थे वे बहुत ज़्यादा संपन्न थे, पर आज वहाँ पर श्रीलंका के तमिल हिंदुओं की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। ऐसा इस पूरी मूवमेंट का कुल मिलाकर आउटकम निकला। तो आखिर इस मूवमेंट को मिसलीड किसने किया, कौन था इसके पीछे, कौन नहीं चाह रहा था कि भाई श्रीलंका के हिंदुओं को वहाँ पर अधिकार मिले, कौन इसके अगेंस्ट था, किसने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी साजिश रची? तो इसके पीछे कई सारी अलग अलग थियरीज आपको पढ़ने को मिलेंगी। आप अगर सोशल मीडिया पर जाएंगे, लिट्टे के बारे में, वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो भाई इतने सारे अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग आर्टिकल्स जो पूरी तरीके से अलग हिस्ट्री बताते हैं तो लिट्टे के बारे में स्टडी करना बहुत कठिन है। हर एक इतिहासकार ने, हर एक पत्रकार ने अपने तरीके से उनकी इस मूवमेंट को लिखा है। आज भी भारत में लिट्टे को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे।
पर हाँ, एक बात है कि ऐसा आरोप लगता है, ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस और डीएमके, जो एक तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस और डीएमके पर ये आरोप लगता है कि उनकी जो पॉलिसीज़ थी उस कारण से लिट्टी की मूवमेंट को बहुत सारा नुकसान हुआ। और भी ऐसा कहा जाता है कि कुछ एवेंजलिस्ट्स और मिशनरीज थे, उन्होंने बाद में इस पूरी मूवमेंट का अपने स्वार्थ के लिए, कन्वर्जन के लिए उन्होंने फ़ायदा उठाया और बहुत सारे हिंदुओं का कन्वर्जन भी उन्होंने किया। तो इस प्रकार से बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें थी जिन्होंने इस मूवमेंट को पूरी तरीके से मिसलीड किया, ऐसा कहा जाता है। जो वेलुपिले प्रभाकरन हैं, उनको आज भी हमारे देश में कई सारे लोग अपना हीरो मानते हैं, आइडोलाइज करते हैं। पर साथ में ही कुछ लोग उन पर ये भी आरोप लगाते हैं कि वे कन्वर्ट हो चुके थे, क्रिश्चियन थे, उन्होंने अपने एक बेटे का नाम चार्ल्स एंथनी भी रखा था। पर जो लिट्टे को सपोर्ट करते हैं वे इसको खारिज करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई चार्ल्स उनके मित्र का नाम था, उनकी उस मित्र की याद में बस उन्होंने अपने एक बेटे का नाम चार्ल्स एंथनी रखा था। तो इस प्रकार से अलग अलग बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हमें देखने को मिलती है। पर वेलुपिले प्रभाकरन की अगर हम बात करें तो वे खुलकर ये कहते थे कि भाई हमारी ये जो मूवमेंट है वे किसी रिलीजन के लिए नहीं है, वे एक्सप्लिसिटली सेक्युलर है, ऐसा वे कहते थे। और साथ में ही मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी को वे, यानी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वामपंथ की जो विचारधारा है, उसको वे सपोर्ट करते थे, उसको वो आइडियोलाइज करते थे, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट विचारधारा को। ऐसा हमें उनके बारे में ऑफिशियली कम से कम पढ़ने को मिलता है। अब सच में वेलुपिले प्रभाकरन कैसे थे? कई लोग ये कहते हैं कि वे एक शैविज़्म, भगवान शिव जी के भक्त थे और हिंदू ही थे वे आखिर तक, और तमिल, श्रीलंका के तमिल हिंदुओं के लिए ही उन्होंने अपनी ये पूरी मूवमेंट चलाई थी, उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। पर उनके बारे में और भी बहुत सारे ऐसी वे रिलीजन के लिए उन्होंने ये मूवमेंट नहीं चलाई थी। वे मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी के थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वे कन्वर्ट हो चुके थे। पर कुल मिलाकर ये जो पूरी लिट्टे की मूवमेंट थी, उसका जो आउटकम निकला वो कहीं से भी श्रीलंका के तमिल हिंदुओं के हित में तो कहीं से भी नहीं निकला। उल्टा जो कई सारे बीच में पीस टॉक्स वगैरह हुए थे, कई सारे समझौता, शांति वार्ताएं वगैरह लिट्टे और श्रीलंका के गवर्नमेंट के बीच में अलग अलग जगहों पर हुई थी, वे भी सफल नहीं हो पाई। तो ये क्यों सफल नहीं हो पाई? कौन इस मूवमेंट को मिसलीड कर रहा था? कौन नहीं चाह रहा था कि भाई श्रीलंका के तमिल हिंदुओं को अधिकार मिले? तो ये, इसके बारे में कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज आपको देखने को मिलेंगी। पर हाँ, एक बात तो है कि आज 2009 के बाद जब वेलुपिले प्रभाकरन की हत्या हुई वहाँ पर, उसके बाद भले ही उस मूवमेंट का बाद में मिसलीड किया गया हो, वेलुपिले प्रभाकरन के बारे में भी स्पष्ट रूप में मैं कम से कम यहाँ पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर जो भी हो, उसके बाद में श्रीलंका के तमिल हिंदुओं की जो वहाँ पर उनकी जो आवाज़ थी वो उठाने के लिए कोई ऐसा बड़ा संगठन वहाँ पर नहीं रहा। और आज श्रीलंका के जो तमिल हिंदू हैं उनका बहुत तेज़ी से कन्वर्जन वहाँ पर हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा भी अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको कई सारे आर्टिकल्स इसके बारे में देखने को मिल जाएंगे। पीपल आर इन फियर, people are poor, there are people without limbs, deceased, rehabilitated young men who were with the war. So we are in a state of disarray. This is a fertile ground for the missionaries to convert them. So what you're saying is that this civil war left a huge devastation and chaos. And so some people are being converted because the missionaries come and offer them a solution. So offer them money. Not some. I will tell you statistics. Trincomalee district post-war conversion number has the increase of the non-Catholic Christian group is 500%. Non-Catholic Christian, yes. So Protestant. Protestant groups have gone up 500%. 500% in Trincomalee district, 502% also. 503% in Batticaloa district. In Nuwara Eliya district it is 45%. In Jaffna it's about 108%. So growth. The overall the population decreased. The Hindu population, Tamil population decreased. It was 15% Hindus. We are now 12% Hindus. What is the percentage of Christians? What is the percentage of Muslims? Say 7.8% Muslims are now 9.6% of the population. 7% of the Christians are now 8% of the population. I am talking about the Sinhalese and the So what you are saying is that the Hindu population has decreased and the population of Muslim Christians has increased, because in a nutshell what it means is, as I understand it, the civil war left devastation, psychological devastation, material, physical, economic, all of that, and so these Islam and Christianity benefited by converting those people. They not only benefited,
do I say benefit, or they devastated our social fabric. Because I will tell you an example. I'm a very poor person. Somebody dies in my family. The first thing is the father who comes with the coffin. Second thing, he comes with the money. Our priest takes time to come to perform the last ceremony. So he starts performing the prayer, and that paper carried a report saying the Muslims are going to take over the Tamils as the second largest community in India, in Sri Lanka. So the Muslims took the newspaper and burnt it because of that news, which is a fact that we are going to be the third minority. We actually Buddhist first, second Hindus, third Christians, fourth Muslims. So what we are saying is, at first we were number 1, then we became number 2, now we're going to end up in number 4. We are going down. और देखिए दोस्तों, इसमें कोई नई बात नहीं है, ऐसा इसके पहले भी कई जगहों पर हो चुका है। ऐसे ही जो सिविल वॉर्स होते हैं, उनके द्वारा देश में एक अस्थिरता उत्पन्न करना, एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना, लोगों में एक असंतोष की भावना उत्पन्न करना और फिर ऐसी परिस्थिति का फायदा उठाकर लोगों को कन्वर्ट करना, ये कई जगहों पर हो चुका है। जैसे कि भारत के नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी देखिए कई सारे ऐसे संगठन थे, जैसे कि मिजो लिबरेशन फ्रंट, उसके बाद में बोडो लिबरेशन फोर्स जो अपने लिए अलग से बोडोलैंड की मांग कर रहे थे, उसके अलावा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। तो ऐसे जो कुछ अलगाववादी संगठन वहाँ पर थे, इनमें से कुछ पर भारत सरकार ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बैन भी लगाया हुआ है। तो इन्होंने भारत के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ा हुआ था कि भाई हम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, अपने लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं, ये कहकर उन्होंने भारत के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ा हुआ था। और इस कारण से पिछले कई दशकों से वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में एक अस्थिरता, एक अशांति बनी हुई थी। और इस कारण से पिछले 70 वर्षों में जो एवेंजलिस्ट्स थे, उन्होंने बहुत तेज़ी से वहाँ पर कन्वर्जन किया है। स्वतंत्रता के समय वहाँ पर जो कन्वर्जन था वो बहुत ही नगण्य मात्रा में था, पर पिछले 70 वर्षों में ये कन्वर्जन बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पर हुआ है। इस पर मैंने पूरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट में इतना तेज़ी से कन्वर्जन कैसे हुआ, उस समय की जो सरकार की पॉलिसीज़ थी वो उनका उस कारण से कैसे तेज़ी से कन्वर्जन हुआ। तो वो हमारा वीडियो आप ज़रूर देखिए। देखिए दोस्तों, प्रांतवाद तो हर राज्य में हमें देखने को मिलता है, पर प्रांतवाद जब राष्ट्रवाद से ऊपर हो जाता है तो वो देश की एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। पर दोस्तों, एक बात को कोई नकार नहीं सकता कि लिट्टी की जो पूरी मूवमेंट थी, उसका जो आउटकम निकला वो कहीं से भी हिंदुओं के हित में तो बिल्कुल भी नहीं निकला। दूसरा, आज लिट्टी की आड़ में बहुत सारी भारत विरोधी ताकतें अपना प्रोपेगेंडा चला रही है। कई सारी देश को जो ताकतें बांटना चाहती है, देश को तोड़ना चाहती है, यहाँ पर जो चाहते हैं कि भाई कन्वर्जन करना चाहते हैं, कन्वर्जन जो माफिया है, मिशनरीज वगैरह है, वे लिट्टी की आड़ में अपना प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कारण से 2019 में भारत सरकार ने लिट्टे पर लगा हुआ जो बैन है वो 5 वर्ष के लिए और ज़्यादा बढ़ा दिया था। और ये बैन लगाते समय भारत सरकार ने ये कहा था कि लिट्टे के जो समर्थक है, ये जो लिट्टे की ऑर्गेनाइजेशन है, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसको समर्थन करने वाले या इसकी आड़ में अपना प्रोपेगेंडा चलाने वाले जो लोग हैं वे एक अलगाववादी विचारधारा को, एक अराजकता की स्थिति को भारत में उत्पन्न करना चाहते हैं। इसलिए वो ये इस प्रकार की विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई तमिल हिंदू नहीं है, तमिल एक अलग ही आइडेंटिटी है, अलग ही रेस है, इसका भारत के कल्चर के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। इस प्रकार की एक अलगाववादी विचारधारा को एलटीटी की आड़ में बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि द फैमिली मैन के सीजन 2 में लिट्टे को किस प्रकार से दिखाया गया होगा, उसकी क्या आइडियोलॉजी दिखाई गई होगी, उनको किस कॉज के लिए लड़ते हुए दिखाया गया होगा। देखिए, एक राइटर जो होता है ना, वो कुछ भी दिखा सकता है, एक फिल्म मेकर जो होता है वो कुछ भी दिखा सकता है। उनके पास में क्रिएटिव लिबर्टी, आर्टिस्टिक लाइसेंस नाम का एक बहुत बड़ा हथियार होता है, और उसकी आड़ में वे कुछ भी लिख सकते हैं। वे कुछ सिलेक्टिव न्यूज़ को उठाएंगे, कुछ सिलेक्टिव हिस्ट्री को उठाएंगे और उनको तोड़ मरोड़ कर उनको जो आउटकम चाहे, वो जो चाहते हैं वो किसी भी प्रकार से वो लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम अभी सीजन 2 देखने से पहले ये नहीं कह सकते कि भाई उन्होंने क्या दिखाया होगा यहाँ पर देखिए, जो डायलॉग हम ट्रेलर में सुनते हैं कि आईएसआई और रेबल्स यानी नक्सली ये मिलकर कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं कि नक्सलियों की जो सच्चाई है वो यहाँ पर दिखाई गई होगी। उल्टा समंता अकिनेनी के कैरेक्टर को देखकर तो यही लगता है कि हाँ, शायद उनके प्रति सिंपैथी पैदा करने का प्रयास किया गया होगा।
या फिर पता नहीं नक्सलियों को कैसे उन्होंने यहाँ पर दिखाया होगा। कहीं अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाला तो उन्होंने नक्सलियों को नहीं दिखाया, या फिर नक्सली अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आदिवासियों के हक के लिए लड़ रहे हैं, नक्सली क्रांतिकारी है, कहीं ये नैरेटिव तो उन्होंने बनाने का प्रयास नहीं किया होगा। हम कुछ कह नहीं सकते। हालांकि अगर ये सिंपैथी पैदा करने का प्रयास किया भी होगा तो इस टोन को उन्होंने कम कर दिया होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके ट्रेलर को वे 4 महीने पहले ही रिलीज़ करने वाले थे, करीब 3.5 महीने पहले ही, पर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था ट्रेलर रिलीज़ को। तो हाँ, इन 3-4 महीनों में काफ़ी सारे चेंजेस उन्होंने स्क्रिप्ट में किए होंगे, कुछ सीन्स को रीशूट किया होगा, कहानी में कुछ बदलाव किए होंगे, या कुछ सीन्स को कट कर दिया होगा, ट्रिम कर दिया होगा। तो हाँ, काफ़ी सारे चेंजेस तो उन्होंने किए होंगे, क्योंकि तांडव के रिलीज़ होने के बाद जो कंट्रोवर्सी हुई थी, पूरे देश ने एक साथ मिलकर उसका विरोध किया था, जिसके बाद में अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ ने माफ़ी भी मांगी थी, और उसके बाद ही हम ये न्यूज़ सामने आई कि द फैमिली मैन के ट्रेलर को भी वो पोस्टपोन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि डायरेक्टली ऐसा लोग विरोध ना करें, इस हिसाब से, इस दृष्टि से उन्होंने कुछ चेंजेस वगैरह किए होंगे। और ट्रेलर को पोस्टपोन करने के बाद में एक और न्यूज़ सामने आई थी कि ये जो अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ है वो राम सेतु फिल्म को भी वे प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ की तरफ से जो एक स्टेटमेंट सामने आया था, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई हम भारत की सभ्यता का, कल्चर का, संस्कृति का बहुत सम्मान करते हैं। तो देखिए, तांडव को बस लोगों ने विरोध किया, उसके बाद में फैमिली मैन 2 का ट्रेलर भी पोस्टपोन हो जाता है, अचानक से राम सेतु को वो फंड भी करते हैं, और अचानक से भारत की संस्कृति, सभ्यता को सम्मान भी करने लग जाते हैं। तो काफ़ी सारे चेंजेस हमने देखे हैं। अब देखते हैं द फैमिली मैन के सीज़न 2 में वो क्या दिखाते हैं। ये तो रिलीज़ होने के बाद में ही पता चलेगा। बाकी आप इस पूरे विषय के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।